जो आप कहते हैं अगर वह करने लगे तो दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर ना सके। आप के मन में यह भाव किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आप पढ़ने का मन बना लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ कहे कि मैं आज पढ़ूंगा, 3 दिन आप पढ़े, 3 दिन पढ़ने के बाद आपका मन फिर विचलित हो गया, फिर आप कहने का मतलब उसी माहौल में ढल गए। 3 दिन तक टाइम टेबल चलता है जो आप लोग बनाते हैं कि 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, 1 घंटा गणित पढ़ूंगा, 1 घंटा साइंस पढ़ूंगा इत्यादि। 3 दिन के बाद फिर मन विचलित होता है और आप फिर अपने ठर्रे पे चलने लगते हैं। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आपको अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतरात्मा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सोचिए कि जो व्यक्ति जिस चीज की उसको आवश्यकता है, जिस चीज की उसकी जरूरत है, वह उसको मिल पाता है। अपने अगल बगल सोच लीजिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धनाढ़ परिवार से बिलोंग करते होंगे लेकिन बीपीएल कार्ड धारक होंगे। बहुत सारे वर्ग के लोग होंगे जिनके पास 4 बीघा खेत होगा, 2 तल्ला मकान होगा, 4 व्हीलर भी हो सकता है, लेकिन बीपीएल कार्ड धारक धारण करते हैं। सोचिए हम समाज को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो समाधान एक संकल्प का बस एकमात्र लक्ष्य है कि समाज के निचले स्तर तक वह सारी सुख सुविधाएं पहुंचे जिसके माध्यम से समाज का हर वर्ग समानता के दायरे में आ सके। और यह संकल्प मैं और मेरी समस्त विचारधाराओं से प्रेरित विचारधाराओं वाले व्यक्ति इस संकल्प को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है, यह भी है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो, और आप भी जब बाहर जाएंगे तो आपको मेरी बातों में विरोधाभास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोगों के अंदर निगेटिव होता है और कुछ लोगों के अंदर पॉजिटिव। तो हमें निगेटिव नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हमें उस कार्य के प्रति जिम्मेदार रहना है जो हम और आप सभी लोग मिलकर के एक संकल्प ले रहे हैं। समाज के निचले स्तर तक सभी सुख सुविधाएं पहुंचना। जीवन में अब आपके मन में प्रश्न आता है, सर ऐसा भावना आपके मन में कैसे आया? स्वाभाविक है, समस्त लोगों में यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में भावना आती है कि सर भैया इतना, जैसे कि कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की मान्यता ले ली है, इंटर कॉलेज से फीस पास आता है, डिग्री कॉलेज से भी पैसा आता है, तो भावना क्यों आ रहा है? क्यों समाज के प्रति ऐसा विचार उनका आ रहा है? ये प्रश्न स्वाभाविक बनता है आप लोगों के मन में। बेटा, मैं आप लोगों को जान करके, या जो लोग जानते भी होंगे, इस क्षेत्र के सभी लोग जानते होंगे कि मैं जब 21 या 20 वर्ष का था तब मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने का मेरा बस एक कारण था कि जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, आश्चर्य होगा आप लोगों को बात सुनकर के कि मेरे परिवार और यहां तक कि मेरे गांव के लोगों को भी नहीं पता था कि इंजीनियर बनने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये भी नहीं पता था। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इंटर पास किया, गुस्से में भाग गया, घर वालों से कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, कानपुर में एडमिशन करवाइए। पारिवारिक परिस्थिति सही नहीं थी कि 1 लाख 2 लाख दे करके किसी कॉलेज में एडमिशन करवा सके।
मैं गुस्से में भाग गया। फिर मैं बीएससी करना प्रारंभ किया, भाग करके दूसरे जगह पर गुस्से में भागा और वहां पर बीएससी करना प्रारंभ किया। बीएससी करके वापस आया तो लगा कि क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना शिक्षा के माध्यम से बहुत जरूरी है। यहां पर स्कूल कॉलेज इत्यादि बहुत कम थे, तो मैंने सोचा कि एक स्कूल खोला जाए। पिताजी मेरे उस समय थे, मैंने प्रस्ताव रखा। 19 साल की उम्र में मैंने प्रस्ताव रख दिया था, 19 से 20 वर्ष की उम्र में पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि पिताजी मैं स्कूल खोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई खोलिए, आपका मन है तो। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा यह इच्छा जागृत नहीं हुई। मैं बहुत दृढ़ संकल्पी था, मेरे अंदर बचपन से यह था कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जो करना चाहता था मैं करूंगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले रोकने के लिए। तो परिवार के सदस्यों के द्वारा यह कहा गया नहीं स्कूल नहीं खुलेगा, अगर स्कूल खुलेगा तो परिवार में विघटन हो जाएगा। मैं फिर गुस्सा हुआ अपने पिताजी से, अपने परिवार के लोगों से। मैंने कहा अगर घर पे रहूंगा तो स्कूल खोलूंगा और नहीं तो मैं घर पे नहीं रहूंगा। मैं फिर गुस्सा होकर के भाग गया मुंबई, बिना किसी के बताए हुए। मुंबई पहुंचने के बाद घर पर बताया, छोटी वाली मोबाइल इस समय मेरे हाथ में थी, छोटी वाली, कहीं से पार हो गया था कि मैं मुंबई आ गया हूं। मैं अपने परिवार के ही चाचा के यहां गया। कहा जाए तो व्यापार के मामले में उस समय, जिस समय मैं मुंबई पहुंचा तो उस समय व्यापार के मामले में उस समय उनका प्रति मंथ का इनकम कितना भी कम रहा होगा तो 2 से 3 लाख रुपए महीने का इनकम से कम नहीं रहा होगा मेरे चाचा का इनकम। मैं वहां गया, एक दिन मैं अपने चाचा के आवास पर रहा और मैंने कहा कि मैं यहां पर कुछ करने आया हूं और मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ कर नहीं लूंगा, जब तक स्कूल बनाने की काबिल नहीं हो जाऊंगा। मेरे चाचा अगले ही दिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड मतलब जानते हैं ना, सुरक्षा गेट कीपर के रूप में उन्होंने मुझे नौकरी दे दी अगले ही दिन। चाचा मेरे चाहते, मैं उनका भतीजा था तो किसी कंपनी इत्यादि में लगा सकते थे या अपने ऑफिस में रख सकते थे, लेकिन इतनी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी। मैं 15 दिन नौकरी सिक्योरिटी गार्ड का किया और 15 दिन के बाद मेरे चाचा जी का ड्राइवर नहीं आया, वो अपने ऑफिस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया। पैर टूट गया तो सोचिए होना क्या चाहिए। पैर टूटने के बाद उनका जो घूमने वाला, क्या कहते हैं उसको, राउंडर कहते हैं, घूमने वाला व्यक्ति था, वो मुझसे कहा कि आपके चाचा कह रहे थे, मैंने आपके चाचा से कहा कि मिश्रा जी का कहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगवा देते। अगर आप दूसरी जगह ड्यूटी लगवा देंगे, हम लोग आपके भतीजे हैं, कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे चाचा के द्वारा यह जवाब आया कि उसके आने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। सोचिए उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैं रात भर रोता रहा इस बात को सुनकर के कि मैं जिस परिवार के सदस्य को अपना चाचा मान करके उनके यहां गया हुआ था और वे उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं घर पर फोन किया, मम्मी को मैंने बताया। माताजी मेरे ऊपर पूर्णतः विश्वास करती थी क्योंकि मैं शिक्षा से बहुत ही जागरूक रहता था। मैं दिन रात पढ़ने का प्रयास करता था, मैं खेतों में काम नहीं करता था। मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा होते थे, हमेशा गाली देते रहते थे, साले बहुत पढ़ैया वाला हुआ है, जैसे भोजपुरी में कहते थे। मैं इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं, बहुत पढ़ैया चल हुआ है, खेत में नहीं जाता। लेकिन मैं खेत में नहीं जाता था, मैं रात में दिन में सुबह में पढ़ता ही था। और पढ़ने के बाद जब मैं मुंबई में गया तो स्थिति ऐसी हो गई, मैं मम्मी को फोन किया, मम्मी चाचा ऐसे कह रहे थे। माता ने मेरे कहा कि अच्छा रुकिए, पापा से कहे। पापा जी ने बगल के ही गांव, लाहिड़िया गांव का कोई भी व्यक्ति होगा अगर, तो उनके यहां राम नवल यादव थे जो व्यापार करते थे भांडुप में,
पिताजी के भक्त थे, उन्हें उनके यहां फोन किया गया। उनका मेरे यहां फोन आया और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आपको कोई प्रॉब्लम है चाचा के पास। मैं वहां गया, मैंने बताया हाँ। तो मैं उनके यहां गया। एक अच्छे इंसान का गुण काम करना अच्छी बात है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। मैं उनके यहां गया, ऑफिस में उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मेरे पुरोहित के लड़के हैं, मैं आपको जॉब ऑफिस में दे सकता हूं, परंतु कष्ट इस बात का बंबई में है कि रहने की परेशानी हो सकती है और मैं रख भी सकता हूं आपको अपने पास, लेकिन आप मेरे पुरोहित के लड़के हैं और मैं यहां नहीं जाता, कभी मेरे मुंह से आपका नाम भी निकल जाएगा तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। मुझे पता है कि आप, क्योंकि आपके पिताजी बड़ी आपकी बड़ाई करते थे। जो पिताजी मुझे खेतों में जाने के लिए सामने गाली दिया करते थे, वो बाहर मेरी बड़ाई किया करते थे, उस समय मुझे एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर जाइए, अध्ययन करिए और कुछ बन करके आप कार्य करिए। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। चंद ही दिनों बाद, 2-4 वर्षों बाद उनका देहांत हो गया, ऐसे महान पुरुष का। चंद दिनों बाद उनका देहांत हो गया। मैं आज भी उनको एक सम्मान के नजरिए से देखता हूं। मैं वापस आया पूरा एक नई ऊर्जा के साथ। मैं ये कहानी आपको बता क्यों रहा हूं, इसको सुनिए। पुनः एक नई ऊर्जा के साथ फिर घर वापस आया। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा। मैं सीए की तैयारी करना प्रारंभ किया। जैसे ही सीए की तैयारी करना प्रारंभ किया, तब तक मेरे पिताजी का देहांत हो गया 4 महीने बाद। अब जो धन मिलना था थोड़ा बहुत बाहर से, 12 से 15 से मिलता था उस समय, वो भी अभाव हो गया। मैं वह कहने का मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। पिताजी के देहांत के बाद समस्त प्रॉपर्टी समस्त लोगों के ऊपर आ गई, मेरे नाम, मेरी प्रॉपर्टी आ गई, मेरे भाइयों के नाम आ गई। मेरा यह संकल्प था कि मैं क्षेत्र को शिक्षा प्रदान करूंगा। मैं जब स्कूल खोला तो ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 99% लोगों का यही मत था कि स्कूल चल नहीं पाएगा और जो बाप दादा की बनाई गई प्रॉपर्टी है उसको भी बेच देगा ये लड़का। 21 वर्ष की उम्र की कहानी बता रहा हूं। मेरी माता ने मेरे लिए एक त्याग किया और एक त्याग आप सभी लोगों को करना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो गुटखा इत्यादि और भी अन्य सेवन करते हैं, मेरी माता ने मेरे लिए त्याग किया क्योंकि मेरी उस समय पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उनका त्याग था। जो मां सोचिए, जो मां अपने पति के साथ प्रतिदिन सुरती सुपारी इत्यादि 20 या 30 रुपए की खाती रही होगी, तो मेरे लिए वह 20 रुपए की सुरती कहां छोड़ दी कि 20 रुपए मेरे बच्चे का बचेगा और वह अपनी सफलताओं पे लगाएगा। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी लोगों के अंदर ऐसा त्याग होना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जीवन में जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गुटखा खाना मेरी आदत हो गई, सुर्ती खाना मेरी आदत हो गई। जो 50 वर्ष तक गुटखा खा सकता है व्यक्ति, और वह सिर्फ अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे का 20 रुपए खर्च ना हो, उसलिए अपने सुरती सुपारी को वह व्यक्ति त्याग सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं त्याग सकते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो मुझे वहां से सीख मिली कि त्याग क्या होता है, त्याग कैसे करना चाहिए, अपनी मां से सीख मिली। बेटा, जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपके विरोध में बहुत सारे लोग होंगे, आपका विरोध करना भी चाहेंगे, लेकिन आप उन विरोध करने वालों की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्यों के लिए अगर कार्य करते रहेंगे
तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी किया। 700 रुपए लेकर के मैं अपने जीवन में चला हुआ था जब स्कूल खोलने के लिए मैं आया 2011-12 में। आज 2022 है। आपके सामने एसकेबी पांगड़, एसकेबी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। एक गर्व की बात है कि 10 वर्षों में बिना किसी सपोर्ट के यहां तक आप पहुंच गए। तो समझ सकते हैं आप भी यह कार्य कर सकते हैं जब मैं कर सकता हूं। कभी कभी बीच में ऐसा समय आता था मेरे पास जेब में पैसे नहीं रहते थे, तेल भरवाने के लिए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता था, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती थी। मैं अपने रिश्तेदारों के यहां फोन करता था, लेकिन कभी यह एहसास नहीं दिलाता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उनसे यह एहसास दिलाता था कि मैं बीच में ऐसे जगह पर जाकर के खड़ा हूं जहां पर पेट्रोल ना हो, और उनसे पेट्रोल मंगवाता था और उसके बाद पेट्रोल डाल करके मैं चला हुआ हूं। आप समझिए कि अथक परिश्रम जो होता है वो किसी भी समय परिस्थिति आपकी प्रतिभा को निखारने से रोक नहीं सकती है। प्रतिभा कभी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। अर्थात अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा क्यों ना हो। कुछ ही दिनों पहले मेरे भाई साहब का देहांत हुआ। मैंने 21 वर्ष से व्यापार शुरू किया और 32 वर्ष तक जाते जाते इस लेवल पर पहुंच गया हूं कि मैं जीवन काल अगर जैसे नॉर्मल जीवन में जीते हैं उस हिसाब से मुझे जीवन जीना हो तो मैं जीवन जी सकता हूं। अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ जाकर के आजमगढ़ शहर में एक हिस्सा जमीन में रह करके जीवन यापन कर सकता हूं। इतना भगवान के द्वारा और अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैंने बना लिया है। मेरे भाई साहब का देहांत हुआ। मैं अध्ययन तो पहले इतिहास इत्यादि का करता रहा, लेकिन गरुड़ पुराण एक शास्त्रीय शास्त्र, ये नहीं कि सिर्फ गरुड़ पुराण, समस्त शास्त्रों में आपको लिखा रहेगा। मैंने चाहे आप बाइबिल उठाइए, चाहे कुरान उठाइए, चाहे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं उसको उठाइए, चाहे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के शास्त्रों को उठाइए, उसमें बस एक ही लिखा हुआ है कि मनुष्य की उत्पत्ति अगर होती है तो किसके लिए होती है। आप वैज्ञानिक वर्ग के कुछ छात्र होंगे, आपको पता होगा कि जब निषेचन करने के बाद गर्भ में बच्चा पलता है और 3 महीने के बाद शारीरिक रूप धारण करता है। 3 महीने लगते हैं शारीरिक रूप धारण करने में। 15 दिन में उसका शरीर, उसका पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर कान इत्यादि का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उसके कंधे इत्यादि होते हैं और 3 महीने में उसका लिंग समस्त निर्माण हो जाता है। 3 महीने में 75 से 90 दिन के अंदर गर्भ में पलने वाला बच्चा। तो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुझे पता चला उसमें लिखा हुआ है। सोचिए कि आप एक कुर्सी पर ही 1 घंटा आप लोगों को बैठने के लिए कह दिया जाए तो 1 घंटा में आपके पैर में झुंझुनी आ जाएगी, आपका पैर इधर उधर होने लगेगा, आपको मन करेगा खड़ा होने के लिए। और 6 महीने तक वो शारीरिक संरचना प्राप्त करने वाला, गर्भ में पलने वाला बच्चा 6 महीने तक एक छोटी सी झिल्ली में ऐसे सिकुड़ कर रहता है। सोचिए उसको कितना कष्ट होता होगा जब गर्भ में बच्चा रहता है। अनेक प्रकार के दुर्गंध कष्टों को सहता है। आपको 5 मिनट लैट्रिन में रहने के बाद आप चाहते हैं कि तुरंत बाहर जाए, और गर्भ में पलने वाला बच्चा 6 महीने तक गर्भ के जस्ट बगल में ही अनेक प्रकार का मलाशय इत्यादि होता है जहां पर मल एकत्रित होता है। उसके दुर्गंध को सहता है, कष्ट भोगता है, और वह अपने आराध्य से बस यही चाहता है। आराध्य का मतलब ईश्वर, अल्लाह, ईसा, सारे लोग जिनको आप आराध्य के रूप में मानते हो, उससे बस यही चाहता है कि हे ईश्वर मुझे बाहर निकालिए, मैं सत्कर्म करूंगा, मैं मनुष्य की उत्पत्ति प्राप्त करने के बाद सत्कर्म करूंगा। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वह समस्त सत्कर्मों को भूल जाता है। मैंने अध्ययन किया, मुझे पता चला कि जीवन का अगर कोई मतलब है तो सत्कर्म ही एक मतलब है, और उसका कोई नहीं।
डिग्री कॉलेज की मान्यता लिया हूं, बीएड की मान्यता ले लूंगा, फार्मेसी की मान्यता ले लूंगा, करोड़ों रुपए आता रहेगा। किसी गरीब का 50,000 1,00,000 रुपए हमेशा हर महीने फीस लेता रहूंगा फार्मेसी से। कोई गरीब अपना गिरवी रख करके देगा, कोई गरीब कुछ करके देगा, कोई हो सकता है कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे कोई याद किया कैसे जाएगा? और आप कैसा याद करना, आप कैसे याद करना चाहते हैं? आप जीवन में किस प्रकार से अपने आप को चाहते हैं कि आपको याद किया जाए? मुझे किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी जाए, उस पर निर्भर करता है। मरण श्रद्धांजलि का मतलब समझते हैं? मरने के बाद आपकी श्रद्धांजलि। मरने के बाद आपको किस प्रकार से लोग याद करें? ऐसे याद करें कि अरे बहुत ही कंजूस व्यक्ति था, अरे बहुत ही नीच व्यक्ति था, तो समझ पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा था। मेरे विचार से कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, लेकिन यही सत्यता है। जीवन में आपके द्वारा किया गया सत्कर्म ही आपको याद करने के काबिल बनाएगा। आपको श्रद्धांजलि कैसी मिलनी चाहिए, आप इसको सोचिए। मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं अपना जीवन पर्यंत कॉलेज का 50% समाज के निचले स्तर जो जरूरतमंद है उनको लगाऊंगा। और आप लोगों से मेरा यह निवेदन ही नहीं, आप लोग इस पर कार्य करिए। कुछ लोग इसमें लगभग होंगे जो 20 या 30 रुपए का रोज गुटखा खा जाते होंगे। कुछ लोग इसमें होंगे जो दारू भी पीते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चट्टी चौराहे पे बैठ करके 400 रुपए का झूठे अपनी वाहवाही में क्या पिला देते हैं? चाय समोसा पिला देते हैं। जैसे कि हमारे बगल में बैठे हुए महान भाव हमारे संचालनकर्ता माननीय राजेश्वर पांडे प्रतिदिन 400 से 500 रुपए प्रतिदिन, मुझे जहां तक याद है मैं भी पहुंचता हूं तो मैं भी ये चाय पिला देते हैं, जबकि मैं चाय किसी का पीना नहीं चाहता हूं, लेकिन बस इन्हीं का पी लेता हूं। वाहवाही में 400-500 रुपए का चाय पिला देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से यह अनुग्रह करूंगा कि महीने का जो आप 20 रुपए का गुटखा खाते हैं, जो छात्र मेरा पढ़ाया हुआ छात्र है, मुझे पता है बहुत ऐसे छात्र जो गुटखा खाना शुरू कर दिए, जो 11-12 की बैच की मेरे मुझसे पढ़ करके निकले हुए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं, भले वो बताए ना मेरे सामने सिगरेट पीते हुए मैं जब जाता हूं, मैं कल अभी गुजर रहा था, यहां से गुजर रहा था, रामलीला के मैदान पे जा रहा था, तब तक 3 लोगों का ग्रुप था। मैं पहचान नहीं पाया किसी छात्र को, पुराना छात्र रहा है या मेरा सम्मान करता रहा, मैं पहचाना नहीं। वह बीड़ी पी रहा था, मुझे देखा, बीड़ी पीते ही जल्दी से नीचे गिरा दिया, तो फिर मैं उधर कर लिया। चलिए, मुझे इतना ही अच्छा लगा कि मेरा वह सम्मान तो कर रहा है कि मुझे देख करके बीड़ी पीना तो बंद कर दिया, मुझे इतना बहुत अच्छा है। मैं आपको कभी भी आज तक जितने भी छात्र मुझसे रूबरू हुए हैं, मैं आपको कभी वह कार्य करने के लिए नहीं कहता हूं जो कार्य मैं करूं और आपके लिए मना करूं, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा और ना ही करता हूं। तो जो भी लोग हैं गुटखा पुकार आदि खाने वाले, जो लोग 10 रुपए रोज नाश्ता करने वाले हैं, ये लोग समाधान एक हमारे कॉलेज की समस्त इस समय जो पढ़ने वाले छात्र हैं, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन की छात्र छात्राएं, समस्त लोग, उनके अंदर ये भावनाएं जागृत हैं। वो अपने ग्रुप अपने लिए गुल्लक का निर्माण की हुई है। महीने में जो 10 रुपए नाश्ता के लिए रोज नाश्ता के लिए मिलता है, वह 10 रुपए इस गुल्लक में डाल देती है और उनका वह 10 रुपए किसी गरीब व्यक्ति के इलाज में लगेगा या सोच करके डालती है। और मैं उस गरीब व्यक्ति के इलाज में ही उस पैसे को लगाऊंगा, यह मेरा संकल्प है। तो समाज में जो ऐसे लोग हैं, एक दिन का सिर्फ महीने में एक दिन आप लोगों को अपनी कुरीतियों को, जो कुरीतियां आपके अंदर है, उसको त्याग कर आप एक दिन हमारे पढ़ाए हुए जो युवा वर्ग के छात्र हैं, जो नहीं पढ़ाए हुए छात्र हैं, वो मेरे यहां बस फोन करके, सोशल मीडिया पर भी मेरे चैनल का निर्माण हो गया है, समाधान एक संकल्प यूट्यूब पर एक चैनल है, उसमें डिस्क्रिप्शन में कई लोगों का नंबर रहेगा
और मोटिवेशनल स्पीच रहेंगे। उस समाधान एक संकल्प नाम के यूट्यूब पर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, किसी भी गांव में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता पड़ती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी अन्य बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिनके पास पानी पीने के लिए नल ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिनको रहने के लिए घर ही नहीं, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। तो सारी सुविधाएं समाधान एक संकल्प के द्वारा दी जाएंगी और वह समाधान एक संकल्प आपका है। आप अपनी कृतियों से, आप अपनी अतिरिक्त खर्चों में से सिर्फ महीने का 1 दिन का खर्च निकाल करके समाधान एक संकल्प नामक अकाउंट रहेगा, उसमें आप डाल दीजिएगा। चाहे गूगल पे के माध्यम से, चाहे हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, चाहे संस्था के सदस्यों के माध्यम से, चाहे हमारे छात्रों के पास आकर के उनके गुल्लक में डाल दीजिएगा। वह पैसा एक निचले स्तर तक पहुंचाने का मैं संकल्प लिया हूं और मेरा सदस्य भी संकल्प लिया हुआ है। तो समाधान एक संकल्प का जो कार्यक्षेत्र है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर आगे कुछ आप लोगों को जरूरतमंद चीजें बता दूंगा। समाधान एक संकल्प का क्या कार्य है, कार्यक्षेत्र क्या है? देखिए, समाज के समस्त वर्गों, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के किए बिना शिक्षा प्रदान करना या समाधान एक संकल्प का मेन उद्देश्य है। और शिक्षा प्राप्त करने का आज ही मैं अनाउंस आप लोगों के सामने कर रहा हूं। तारीख 4 तारीख के बाद हर गांव से मुझे एक ऐसे लड़कों की जरूरत है जो रूल समझ लीजिए 170 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई हो। पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने अगल बगल गांव में पहुंचा दीजिएगा। 170 सेंटीमीटर लंबाई हो, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की उम्र का बीच का हो तथा हाई स्कूल पास किया हो, पढ़ने का इच्छुक हो। ऐसे 10 लोगों की जरूरत है। लेकिन शर्त उन 10 लोगों के लिए यह है कि उन्हें मेरे संरक्षण में रहना पड़ेगा। संरक्षण में उनके लिए अपना त्याग करने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि किसी भी छात्र के मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्यत्र अनैतिक ऐप नहीं रहेंगे। उनका बस एक ही कार्य रहेगा, मेरे संरक्षण में बगल के कमरे को मैं तैयार कर रहा हूं 10 लोग, वे वही कमरे में रहेंगे। रात में मैं उनके साथ 1 बजे तक खुद पढ़ूंगा, यानी कि बैठ करके पढ़ूंगा और वो ही अध्ययन करेंगे, मेरे दिशा के अनुसार पढ़ेंगे। क्योंकि सामने एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है, जनवरी में पेपर है। मेरा प्रयास रहेगा इस क्षेत्र के 10 गांवों से 10 लड़कों को लेना और उसमें से सफलता अर्जित करवाना। अगर इस शर्त को तैयार है करने के लिए, शर्त को मानने के लिए तैयार है छात्र, तो 3 दिन के अंदर हमें जानकारी दे देगा। 3 छात्रों का सिलेक्शन हो गया है, 7 ऐसे छात्रों को अभी और जगह है। 7 छात्र, बस इस बार 10। उनके लिए समस्त सेवाएं फ्री रहेंगी। बस शर्त यही रहेगा कि मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। खाना पीना आदि XYZ सारी व्यवस्थाएं कॉलेज के ही प्रांगण में रहेंगी। उनको शर्त बस मेरा ही रहेगा, मेरे हिसाब से मैं उनके लिए क्या करूंगा। मैं अपनी पत्नी के, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने परिवार के साथ 4 महीने नहीं बिताऊंगा, उन 10 छात्रों के साथ बिताऊंगा जिनको मैं क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए उत्थान करने के लिए लाना चाहता हूं। तो जो भी ऐसे लोग हैं 3 दिन के अंदर एप्लीकेशन अपना डाल देंगे। दूसरा कार्यक्षेत्र क्या है समाधान एक संकल्प का? दूसरा कार्यक्षेत्र समझिए, समाज के सभी वर्गों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। जरूरतमंद वर्ग लोगों को
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, चाहे वह कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑपरेशन कितना भयंकर क्यों ना हो, रोग ना हो, हमारी संस्था अर्थात समाधान एक संकल्प है, उनके लिए जी जान लगा देगी, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और इसके उपलक्ष्य में 4 तारीख को, इसी 4 नवंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर रखा गया है, जिसमें 2-3 डॉक्टरों की एमबीबीएस और एमडी 2-3 डॉक्टरों की टीम रहेगी और उसमें 2-4 पैथ लैब की टीम रहेगी। समस्त लोगों का जांच, समस्त लोगों की जो उपचार के रूप में हेतु में दवाएं डॉक्टर के माध्यम, डॉक्टर जो परामर्श के हिसाब से वह दिया जाएगा निःशुल्क अपने गांव अगल बगल में जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी रोग हो। इस बार कोई भी आ सकता है, लेकिन यह नहीं है कि हर बार ऐसा रहेगा। हर बार सिर्फ जरूरतमंद के लिए ही यह समाधान संकल्प है। हमारे जैसे लोगों को, भैया जैसे लोगों के लिए समाधान संकल्प है नहीं है। भैया जैसे लोगों को समाधान एक संकल्प में डोनेट करने के लिए है। इनके बताए हुए निर्देश पर इन्होंने बताया कि वह गरीब है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके यहां ऐसी व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, तो समाधान एक संकल्प उनके लिए दिन रात एक कर देगा। तो 4 तारीख को निःशुल्क सेवा शिविर है स्वास्थ्य के लिए। अपने गांव में जो भी वृद्ध हो, जिनकी हड्डियों में दर्द हो, आर्थो के भी एमबीबीएस एमडी आ रहे हैं और मेडिसिन से एमडी है, वे डॉक्टर आ रहे हैं। तो जिनको भी कोई कष्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, वे जो है 4 तारीख को निःशुल्क सेवा शिविर में भाग लेंगे। तीसरा हमारा जो कर्तव्य है, युवा वर्गों को जागरूक करना, अपने नैतिक कर्तव्य, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करना और उनको यह याद दिलाना कि आपका कर्तव्य क्या है। बेटा, देश का भविष्य आप लोग हैं। आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, देखिए तो आप घुसखोरी चरम पर है, जहां पर घूस लेकर के काम हो जाता है, करोड़पति का बीपीएल कार्ड बन जाता है, आयुष्मान कार्ड बन जाता है, सारी चीजों की सुविधाएं मिल जाती। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से जो व्यक्ति अब प्रशासन में आने वाले समय में पहुंचे तो ईमानदारी से काम करें और 100 लोग भी प्रशासन में पहुंच करके अगर 20 लोग भी ईमानदारी से काम करने लगे और जमीनी स्तर पर निचले स्तर तक वो सेवाएं प्रदान करने लगे, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मेरा समाधान एक संकल्प है, सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आने वाले 5 साल के अंदर मेरा यह संकल्प है कि कम से कम 20 लोगों को प्रशासन में भेजूंगा, ईमानदार 20 लोगों को, जो ईमानदारी से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा, जो गरीबों के लिए जिएगा, अपने सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए नहीं कार्य करेगा। ऐसे 20 लोगों का मैं तैयार करूंगा। आने वाले 5 सालों का ये टारगेट है मेरा। चौथा कार्य है समाज, अगला कार्य 5वां कार्य हो गया, समाज के उन वर्गों के लोगों की कन्याओं का विवाह करवाना जो अन्यत्र गरीब हैं, जो अपने विवाह इत्यादि के लिए पैसा सेविंग नहीं कर पाते हैं, उनके विवाह के लिए फंडिंग, उनके विवाह के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना समाधान एक संकल्प का कार्य होगा। हर वर्ष आप लोग या चयन करेंगे, बताएंगे और हमारे सदस्य के ईमानदार और आप लोग भी, सभी लोग, मैं जानता हूं कि मेरी बातों से प्रेरित होकर ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से आप कहेंगे कि यह जरूरतमंद है, इसके विवाह में इतना खर्च करना चाहिए, तो समाधान एक संकल्प है, उनके विवाह में वह खर्च करेगा। ये 5वां हमारा उद्देश्य कार्य क्षेत्र है और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, समाधान एक संकल्प के बारे में आप जान गए। सभी लोग समाधान एक संकल्प के लिए, समाधान एक संकल्प से जुड़ने के लिए तैयार है? जितने लोग तैयार है खड़े हो जाए। जब
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बैठ गए। जो लोग बचे हुए हैं कल जुड़ जाएंगे, मुझे विश्वास है। जो लोग बैठे हुए मुझे विश्वास है वो आने वाले कल में जुड़ेंगे समाधान संकल्प से। जो बैठे हुए हैं उनका मुझे परवाह नहीं है, मुझे विश्वास है कि वो लोग जुड़ेंगे। और उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आप अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करिए या परवाह मत करिए कि आप के साथ कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। मैं सारी अपने ऊपर प्रैक्टिकली चीजों को अध्ययन करता हूं। 2015 तक मेरा ग्रोथ रेट लगभग 700% रहा, यानी कि 700 रुपए लेकर के बिजनेस में उतरा, स्कूल के लिए उतरा, और 2015 तक मैं लगभग 40 लाख का कार्य कर दिया। 700% से ज्यादा रहा। 2015 के बाद फिर डिक्रीज हुआ, फिर 2019 में ईश्वर की कृपा रही और मेरा कर्तव्य रहा, मेरे पुरुषार्थ के द्वारा फिर मैं इंक्रीज हुआ, डिग्री कॉलेज की मान्यता इत्यादि लिया। लेकिन उस बीच में प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि जो आज नहीं जुड़े कल जुड़ेंगे कैसे। मेरे पास एक पुराना घर था जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्य लोग रहते थे। सभी सदस्य जो लोग रहते थे, तो मेरी शादी तय हुई। मेरे थोड़ा सा एक भाई साहब थे और वैचारिक विचार हमसे उनका नहीं मिला। वो मुझसे बहुत कष्ट में रहने लगे। मेरी शादी तय हुई। मेरी शादी तय करते समय उन्होंने कहा, भैया, उनके जिम्मे घर हो गया था, पुराना घर। उन्होंने कहा, भैया आप घर छोड़ करके अपना नया घर बनवा लीजिए, तब शादी करिए। शादी का 2 महीना बचा हुआ था कि 1.5 महीना बचा हुआ था मेरी शादी के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं दूसरे के घर में महीने भर रहा, दूसरे के घर में। भाई साहब ने मुझे ऐसा किया। मैं 1 महीने के अंदर घर बनवा लिया। घर बनवा करके शादी के दिन तक भी मेरे घर का कार्य चलता रहा। मेरी शादी हो गई और फिर मेरे शादी में मैंने निमंत्रण भैया को दिया, भैया मेरी शादी है, आपको आना है। पहली बात तो उनका कर्तव्य था कि क्योंकि मेरे पास पिता यानी कि वो लोग बड़े थे, उनका मैं छोटा भाई था, उनका कर्तव्य बनता था कि मेरी शादी में उपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। लेकिन कोरोना काल आया। कोरोना काल में मेरे भाई साहब, मेरी भाभी जी दोनों लोग कोरोना से पीड़ित हुई और मैं दिन रात उनके साथ लगा रहा। मैं अपने कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया था, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, ऐसा मैं हमेशा सोचता हूं। मैं दिन रात उनके लिए लगा रहा और आज की डेट की बात बता रहा हूं। वही भाई साहब जो मेरी शादी में नहीं आए थे, मेरे शादी से पहले मुझे घर से निकाल दिए थे, आज मैं जो कहता हूं वो करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा हमारा संबंध अब निर्गुण हो गया है। तो कहां से परिवर्तन आया? क्योंकि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो उस समय नहीं किए थे, बाद में उनके अंदर परिवर्तन आ गया। तो आप अपने कर्म को सही करिए, दूसरों से मत इच्छा रखिए तो सही करेगा कि नहीं करेगा। आज सही कर्म नहीं करेगा, लेकिन कल आपके कर्म को देखने के बाद वह सही कर्म करने लगेगा, यह मेरा विश्वास है। चलिए आज सभी युवा लोग हैं, कुछ लोग तैयारी इलाहाबाद इत्यादि करते हैं, कुछ लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे होंगे। मेरा एक उन समस्त समाज के युवा वर्ग लोगों के लिए बातें हैं कि बेटा आप अपने जीवन में इस बात को तो ध्यान रखिए, हमें कैसे व्यक्तियों के साथ रहना, हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। देखिए कुछ ऐसी परिस्थिति है जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम ईश्वर के द्वारा अपनी मां को पाते हैं, ईश्वर के द्वारा हम अपने पिता को पाते हैं, भाई को पाते हैं, बहन को पाते हैं। हम उनका तो त्याग नहीं कर सकते हैं, हम उनका चुनाव नहीं कर सकते हैं, हम उनका चुनाव नहीं कर सकते। क्या आप चुना सकते हैं कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को माता मान लें, किसी अच्छे व्यक्ति को पिता मान लें? ऐसा चुनाव नहीं किया जा सकता है, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। आप जो चुनाव है माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार, ये ईश्वर के द्वारा रहते हैं। लेकिन आप का एक चुनाव तो बनना है, एक चुनाव कर सकते हैं कि आप कैसे मित्र को चुनें। मित्र का चुनाव कर सकते हैं, आप ऐसे मित्र को ना चुने
जो व्यक्ति 5 चीजों में संलग्न हो। ध्यान से सुनिए, ऐसे मित्र का चुनाव आपको नहीं करना चाहिए, जितने भी वर्ग के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। पहला, जो दूसरों को धोखा करते हैं या जो दूसरों से धोखा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी की वादे करते हैं, ऐसे मित्रों का चुनाव आपको नहीं करना चाहिए। आपके सामने कई सालों को बहुत वो था, उसको मैंने बहुत अच्छा सबक सिखाया, जबकि पहले उसका मित्र था। यानी कि दूसरे को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी करने का वादा करते हैं, ऐसे मित्र का आपको चुनाव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे मित्रों का चयन नहीं करना चाहिए जो असामाजिक कार्यों में लीन हो और किसी भी समय वह उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके। असामाजिक मतलब समझते होंगे सभी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के बैठे हुए हैं। असामाजिक कार्यों में लीन हुए व्यक्तियों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, आपका चुनाव कैसे होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह है सबसे अच्छा, मेरे अपने जीवन का सबसे मूल सिद्धांत रहा कि जो उस व्यक्ति का आपको चुनाव अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है या अपने माता पिता का अनादर करता हो। ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र कभी न चुनिएगा। जो अपने पापा को डांट देता हो, जो अपने माता पिता को डांट देता हो, जो अपने माता पिता का अनादर करता हो, ऐसे लोगों को आपको अपना मित्र नहीं चुनना चाहिए। युवा वर्ग के लोगों के लिए है। चौथा है, ऐसे व्यक्तियों को नहीं चुनना चाहिए अपना मित्र जो निराशावादी हो, जिनके अंदर हमेशा नेगेटिव बातें घुसती हो। आप किसी कार्य को करने जाएंगे ना, अरे ना कहते ही बात हुई, ऐसे लोग बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। जब आप गणित पढ़ने जाएंगे, थोड़ा सा कम पढ़ने आएगा ना, तो आपका बगल वाला मित्र कहेगा तो हाँ गणित बहुत कमजोर हुआ है, तू गणित ना पढ़ेगा, का झूठे गणित के चक्कर में पड़ल होगा। ऐसे लोग मिलेंगे, निराशावादी, निगेटिव डालने का, नकारात्मक सोच डालने वाले, तो ऐसे मित्रों का मत चयन करिए। और पांचवा पॉइंट आपके लिए है, ऐसे मित्रों का चयन आप मत करिए जिनके लिए पैसा ही सब कुछ हो। ऐसे रिलेशन का भी मत चयन करिए जिनके लिए पैसा ही सब कुछ हो, मानवता और रिलेशन का कोई मतलब नहीं हो। ऐसे मित्रों का चयन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए ही मैं सेमिनार या संगोष्ठी, जिसको हिंदी में कहें, कर रहा हूं। देखिए, आप लोग असफल हो जाते हैं कभी कभी, तो असफल क्यों होते हैं इस पर विचार करना चाहिए, ना कि असफल हो गए तो उसके लिए सोच करके बैठ जाना चाहिए। असफल क्यों होते हैं इसका कारण होता है ताकत के साथ आप सही दिशा में अगर कार्य करेंगे तब आप सफल होंगे। अगर ताकत के साथ सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को नोट करिए। दूसरा, अपने अतीत को भूल जाइए। आप पहले कैसे थे उसको भूल जाइए। आप अब कैसे हैं उसको, अपने वर्तमान को याद रखिए। वर्तमान में आप सही बन जाइए, आप जीवन भर सही रहेंगे। हमेशा वर्तमान में सही बनकर रहिए, अतीत को भूल जाइए। और आखिरी पॉइंट में बस एक बात बताऊंगा आपके सफलता के लिए, बहानाबाजी बंद कर दीजिए। बहुत ऐसे छात्र हैं जो बहानाबाजी करते हैं कि सर मेरे पारिवारिक परिस्थिति सही नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ लिख करके डीएम बन जाता। बहुत ऐसे छात्र हैं कहते हैं कि मेरी लंबाई नहीं तो मैं पुलिस में हो जाता। बहुत ऐसे छात्र हैं जो कहते हैं मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, मैं नहीं तो क्रिकेटर बन जाता, मैं नहीं तो दौड़ने लगता, मैं कुछ भी करने लगता। बहानाबाजियां हैं और ये मैं भी करता था। मैं अपनी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। मैं लगभग 3 वर्षों तक अपने पिताजी को कोसते रहता था। 3 वर्षों तक। अगर मेरे पिताजी चाहे होते तो मैं कहने का मतलब एक इंजीनियर बन गया होता।
इतना खेत था, एक आध बीघा खेत बेच करके मुझको इंजीनियर बना दिए थे। मैं 3 वर्षों तक उनको कोसते रहता था कि मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनना नहीं देना चाहते थे। 3 वर्षों तक कोसता रहा, लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी। मेरे अंदर इंजीनियर बनने की काबिलियत नहीं थी, नहीं तो मैं अथक परिश्रम करता। 1 साल मुझे पता नहीं था कि आईआईटी एग्जाम देने के बाद इंजीनियर बनना पड़ता है। दूसरे साल तो पता चल गया था ना, जब मैं बीएससी करने गया तो मैं आईआईटी का एग्जाम दिया होता, अथक परिश्रम किया होता, आईआईटी क्वालिफाई किया होता, बहुत सारी कंपनियां मुझे इंजीनियर बनाने के लिए तैयार हो जाती। मैं पिताजी को कोसते रहता था कि मेरी बहानाबाजी थी। तो ऐसी बहानाबाजियां बंद कर दीजिए। अगर ऐसा बहानाबाजियां हमारे महान पुरुष किए होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए होते, तो क्या आज आप लोग इस ऐसे समाज में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति रही थी। रात को रोड की लाइटों में अध्ययन किया करते थे, यानी कि तेल यानी कि दीपक जलाने का भी संसाधन उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए क्या किया? रोड की लाइटों का इस्तेमाल किया और वह भारत के संविधान के निर्माता बने। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जाए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहानाबाजी का एग्जाम्पल है, उस मां के ताकत का एग्जाम्पल है। सन 1950 से 62 के दशक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक धाविका का नाम है विल्मा रोडोल्फ। आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में सुना रहा हूं। विल्मा रोडोल्फ नाम की एक धाविका थी जो पोलियो से ग्रसित थी। उसकी मां बहुत अमीर थी, उसके पिता भी बहुत अमीर थे। अमेरिका के समस्त डॉक्टरों के पास वह दिखा दी गई थी और अमेरिका के सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि यह अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। विल्मा रोडोल्फ की मां ने हार नहीं माना। उसने अपनी बेटी के अंदर अलग से एनर्जी डाला और उसने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चल सकती हो, तुम चल ही नहीं सकती हो, तुम दौड़ सकती हो, तुम दौड़ ही नहीं सकती, तुम ओलंपिक में मेडल भी जीत सकती हो। और वह जिस लड़की को अमेरिका के सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि वह अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, उसकी मां की ताकत ने उस विल्मा रोडोल्फ को सिर्फ 6 वर्षों में 7 वर्ष से 13 वर्ष तक जाते जाते उसको ऐसी धाविका बना दी कि ओलंपिक के 1962 के ओलंपिक में धावक के रूप में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीत गई हुआ। तो समझिए कि जब जब अमेरिका के सभी समस्त डॉक्टर ऐसा कहने के बाद ही लड़की गोल्ड मेडल जीत सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप प्रशासन में क्यों नहीं जा सकते हैं? आप लोगों समाज का उत्थान क्यों नहीं कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक नई ऊर्जा रहनी चाहिए और इस ऊर्जा के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इस ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो समाज का उत्थान करेंगे। अपना उत्थान करिए, साथ में समाज का उत्थान करिए। और जब तक आप अपना उत्थान नहीं करेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। सभी लोग अपना उत्थान करना प्रारंभ कर दीजिए, समाज के सभी लोगों का उत्थान हो जाएगा। मैं इस बात के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, समाधान एक संकल्प के माध्यम से जो लोग जुड़ना चाहते हैं ये लोग आकर के मिलकर के अपना मोबाइल नंबर और सब कुछ नोट करवा देंगे। तथा YouTube पर एक चैनल है समाधान एक संकल्प के नाम से, उस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें मोटिवेशनल स्पीच और डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर आ दी जिसको आप चैट के माध्यम से हमारे यहां तक